हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर हम बात करते हैं इंडियन सोशोलॉजी की, भारतीय समाजशास्त्र की, तो कुछ ऐसे फाउंडर सोशोलॉजिस्ट रहे हैं जिनकी कृतियों को पढ़ने के बिना या जिनके कृतित्व को जाने बिना हम भारतीय समाज को, भारतीय समाजशास्त्र को समझ ही नहीं सकते। तो ऐसे ही एक समाजशास्त्री हैं G.S. घुरिये। ठीक है, गोविंद सदाशिव घुरिये, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में भारतीय समाजशास्त्र को सुदृढ़ बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। इनको बोला जाता है भारतीय समाजशास्त्र का पिता। देखिए, दो चीज़ें हैं कंफ्यूज़न क्रिएट करती हैं। एक है भारतीय समाजशास्त्र, एक है भारत में समाजशास्त्र। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारतीय समाजशास्त्र का मतलब होता है वो समाजशास्त्र जो कि भारतीयों के द्वारा और भारत पे ही बेस्ड है। ठीक, ये हो गया भारतीय समाजशास्त्र। तो इसको सबसे पहले स्टार्ट किया G.S. घुरिये ने। लेकिन भारत में समाजशास्त्र के पिता, तो भारत में समाजशास्त्र के पिता मतलब भारत में किसने स्टार्ट किया, तो उसके फाउंडर माने जाते हैं पैट्रिक गेडिस। तो भारतीय समाजशास्त्र और भारत में समाजशास्त्र बहुत छोटा सा डिफरेंस है। भारतीय समाजशास्त्र आएगा तो G.S. घुरिये, भारत में समाजशास्त्र आएगा तो भारत में किसने स्टार्ट किया था, पैट्रिक गेडिस ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो वही होंगे। ठीक, तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं जो कि देख लेते हैं। वैसे तो इनका जो लेखन कार्य है लगभग बहुत सारे विषयों पर जो भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है, बहुत सारे विषयों पर इन्होंने लिखा है। लेकिन कुछ प्रमुख विषय हैं जिन पे इनकी लेखनी बहुत प्रखरता के साथ इन्होंने उन टॉपिक्स पे लिखा है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पहली जो इनकी पुस्तक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये जो पुस्तक है ये एक तरीके से मील का पत्थर कह सकते हैं। 1932 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। सेकेंड थी सेक्सुअल हैबिट इन मिडिल क्लास, 1938 में आई थी ये। थर्ड थी कल्चर एंड सोसाइटी, 1945 में आई थी ये बुक। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, 1961 में आई थी ये। इंडियन कस्टम्स, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसीलिए मैंने इसका सन दिया हुआ है यहाँ पे, 1962 में आई थी। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, ये पुस्तक भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। एनाटॉमी ऑफ रर्बन कम्युनिटी, ठीक है, रर्बन, इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया रर्बन कि जहाँ पे रूरल और अर्बन दोनों का मिक्सअप हो, दोनों का मिश्रित विशेषताएं जहाँ पे पाई जाएं, वो क्षेत्र को इन्होंने कहा रर्बन। मतलब जैसे एक तरीके से जैसे कस्बा होता है तो वहाँ पे ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्र मिक्स हो जाते हैं ना, तो दोनों की मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं, तो वो होती है रर्बन कम्युनिटी। तो एनाटॉमी ऑफ रर्बन कम्युनिटी। सोशल टेंशन इन इंडिया, इसमें जो ये पुस्तक है 1968 में आई थी, इसमें इन्होंने भारतीय समाज में पाए जाने वाले जो तनाव हैं, जो विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म, विभिन्न लोगों के बीच में पाए जाते हैं, उसके बारे में इसमें बताया है। एस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग इन इंडिया, इंडिया रिसेंट डेमोक्रेसी, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, 1963 में आई थी। एंड फोर्थ है द इंडियन साधुज, द एब्रोगनीज सो कॉल्ड देयर फ्यूचर, 1943 में आई थी। ये बुक भी कई बार पूछी गई एग्जाम में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और उससे पहले ये जो मैंने बताई थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, ये भी पूछी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड महादेव कोहली, इसमें मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो ये कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। अब आपको आज का क्वेश्चन मिल रहा है। आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन्होंने जो अपना PhD का वर्क था वो किस विषय पर किया था और किसके अंडर में किया था। ठीक है, किसके अंडर में आकर के इन्होंने PhD करी थी और किस विषय पे करी थी, अभी कमेंट करके बताइए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए उसके बाद, क्योंकि वो चीज़ मैंने बताई हुई है तो आपको फिर पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आंसर बता देती हूँ। इन्होंने प्रोफेसर रिवर्स के अंडर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनके जो
था एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, इस विषय पर इन्होंने पीएचडी करी थी। अगर आपको आंसर पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो अभी याद कर लीजिए, ठीक है। इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक एक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से ये संबंधित माने जाते हैं और इन्होंने ऐतिहासिक उद्विकासीय तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। क्या होता है विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है। भारत में जीएस घुरिये और लुइस ड्यूमा, इन दो समाजशास्त्रियों को माना जाता है कि ये भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित रहे हैं। एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा दृष्टिकोण जो भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, जो भारतीय पौराणिक ग्रंथ हैं, ठीक, उन ग्रंथों के आधार पर भारतीय समाज को समझने का प्रयास करता है। भारतीय पौराणिक ग्रंथ कौन से हैं? वेद, पुराण, उपनिषद, बहुत सारा भरा पड़ा ज्ञान है। तो इन ग्रंथों के आधार पर विद्याशास्त्री माने पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य, इसको पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य भी बोलते हैं। तो पुस्तकें कौन सी? भारतीय जो पौराणिक पुस्तकें हैं, ठीक है, उन पुस्तकों के आधार पर जो भारतीय संस्कृति का एक परिचय देती हैं, उन पुस्तकों के आधार पर भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को समझने का जो लोग प्रयास करते हैं, तो उनको बोला जाता है कि वो भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं या फिर पुस्तकीय दृष्टिकोण से संबंधित हैं। तो इसमें एक तो घुरिये थे और दूसरे आपके लुइस ड्यूमो, इन दोनों को माना जाता है बहुत ही फेमस ये लोग रहे हैं भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में। इन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्लस एक टर्म आई ऐतिहासिक उद्विकासीय तुलनात्मक विधि। तो हिस्टोरिकल उद्गम जानने की इन्होंने कोशिश करी है और कंपेयर करते हुए इन्होंने अध्ययन किया है, ठीक है। तो ऐतिहासिक उद्विकासीय तुलनात्मक विधि का इन्होंने प्रयोग किया है। तो कभी भी विधि भी कई बारी पूछ लेता है कि इन्होंने किस विधि के द्वारा अध्ययन किया, तो इन्होंने ऐतिहासिक उद्विकासीय तुलनात्मक विधि का अध्ययन किया था और दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य इनका क्या था? भारतीय विद्याशास्त्रीय या पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य से ये संबंधित थे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनके कुछ विचारों के बारे में। तो जैसे इन्होंने जाति व्यवस्था से संबंधित अपना जो विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो इन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, भारतीय साधुओं पर भी लिखा हुआ है और शेड्यूल ट्राइब्स पे भी लिखा हुआ है, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, मैं उतना कवर करवाऊंगी। बाकी तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी पढ़ने में, तो इसलिए मैं मेन चीज़ें ही आपको कवर करा रही हूँ। तो जाति को इन्होंने 6 विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया। जाति की 6 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? पहला इन्होंने बताया कि जो जाति होती है ये समाज का खंडात्मक विभाजन करती है, ठीक है। क्या करती है? खंडात्मक विभाजन, समाज को टुकड़ों में बांटने का कार्य करती है। तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुमको इस तरीके से रहना है, तुमको इस तरीके से रहना, मतलब एकता नहीं लाती है, विभाजनकारी होती है। तो लोगों को बांटने का काम करती हैं जातियाँ। तुम अपनी कास्ट में विवाह कर सकते हो, तुम अपनी कास्ट में विवाह कर सकते हो, तुम इस जाति के हो तो तुमको ऐसे खान पान करना है, तुम इस जाति के हो तो तुमको ऐसे खान पान करना है। विभिन्न जातियों के बीच में दूरी बना दी गई कि तुम उनके यहाँ नहीं खा सकते, तुम उनके यहाँ नहीं खा सकते। तो जाति लोगों को बांटने का काम करती है, तो समाज का खंडात्मक विभाजन करती है जाति। दूसरी विशेषता बताई संस्तरण। जो जाति होती है ये संस्तरणात्मक व्यवस्था होती है, लोगों को ऊंच नीच के क्रम में बांटती है। एक तो विभाजन किया और प्लस ऊंच नीच का क्रम भी बता दिया। ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, फिर कोई ठाकुर है तो वो उनसे थोड़ा सा डाउन पे आएंगे, फिर जो आपके बनिया वगैरह लोग होते हैं तो फिर वो उनसे डाउन पे आएंगे, फिर जो लोग अछूत समझे जाते हैं वो सबसे नीचे कास्ट पे आते हैं। वैसे अब तो संवैधानिक व्यवस्था है तो अब ऐसा नहीं है, लेकिन ये पहले की जो व्यवस्था जब इन्होंने अध्ययन किया तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। अभी भी देखा जाए तो ग्रामीण समाज में अभी भी ये चीज़ें विद्यमान है। तो जाति जो है संस्तरणात्मक व्यवस्था है, लोगों को ऊंच नीच के क्रम में बांटती है। तुम ऊंचे हो वो तुमसे नीचे है, इस तरीके से। प्लस इसमें क्या है, धार्मिक एवं नागरिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार होते हैं। धर्म और नागरिक निर्योग्यताएं, निर्योग्यताएं मतलब
कुछ लोगों को कहा जाता है कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो। विशेषाधिकार मतलब कुछ लोगों को उसके पर अधिकार दे दिया जाता है कि सिर्फ तुम ही ये कार्य कर सकते हो। धार्मिक आधार पर किस तरीके से, जैसे पूजा पाठ का कार्य है तो ब्राह्मणों को ये विशेषाधिकार दिया गया कि तुम ही लोग पूजा पाठ करवा सकते हो, बाकी लोग नहीं करवा सकते। मतलब जो यज्ञ कराने का कार्य है वो तुम ही लोग कर सकते हो। पूजा पाठ है, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन है, वो सब कुछ उन्हीं को विशेषाधिकार दिए गए। बाकी लोगों को उस पर निर्योग्यताएं लाद दी गई कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते। निर्योग्यता माने मनाही एक तरीके की, कि वो कार्य नहीं कर सकते, ठीक, मना कर दिया। नागरिक तौर पे क्या नियोग्यताएं हुई, पहले क्या होता था, अभी तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में जो सार्वजनिक स्थल थे वहाँ पर अछूत जातियों को जाने की मनाही थी। अछूत जातियों को बोला जाता था कि तुम नहीं जा सकते वहाँ पे। जो सार्वजनिक स्थल, जैसे पानी भरने के कुएं होते थे, अब तो जैसे सभी के घर पे हैंडपंप हैं या सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं, बट पहले क्या होता था कि कुओं से पानी भरा जाता था। तो कुछ जो अछूत समझी जाने वाली जातियां थी उनको मनाही थी कि तुम उन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकते। ऐसे ही मंदिर थे, जो सार्वजनिक मंदिर थे, सार्वजनिक जो बैठने की जगहें थी, सभाएं थी, तो वहाँ पे भी अछूत जातियों को जानने की मनाही थी कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। ठीक, तो जातिगत आधार पर कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिया गया था और कुछ लोगों को नियोग्यताएं लाद दी गई कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो। बहुत बेसिक सी नीड्स थी जिनके लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहते। मतलब पानी लेने गए हैं तो वो खड़े रहते थे, जो ऊंची जाति के लोग थे वो जब उनकी बाल्टी में पानी भर के दें तभी बेचारे वो पानी पाते थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी। चौथी विशेषता बताई इन्होंने, खान पान एवं सहवास पर प्रतिबंध लगाती है जाति। अब जाति व्यवस्था है तो निर्धारित कर देती है कि आपको किसके साथ में बैठ कर के खाना खाना है, किसके यहाँ का खाना खाना है, किसके यहाँ का पानी पी सकते हो, किसके यहाँ का पानी भी नहीं पी सकते। जो जाति है ये लोगों को बताती है कि कुछ जातियां हैं जहाँ पे आप खाना पीना सब कुछ कर सकते हो, कुछ जातियां हैं जो जहाँ पे सिर्फ आप पानी पी सकते हो, कुछ जातियां हैं जिनके हाथ की चीज़ें ले सकते हो, खाना पीना नहीं कर सकते, कुछ जातियां हैं जिनको आप छू भी नहीं सकते। तो खान पान संबंधी प्रतिबंध है, प्लस किनके साथ आप रह सकते हो। सहवास मतलब रहना, किनके साथ आप रह सकते हो, किनके साथ आप बैठ सकते हो, किनको आप छू सकते हो, इन सब पे भी प्रतिबंध था। तो सीमित था, इन सब चीज़ों को सीमित करती है जाति। अभी उतना तो नहीं है लेकिन कुछ हद तक देखने को ये चीज़ें अभी भी मिलती हैं। पांचवी विशेषता इन्होंने बताई कि विवाह के नियम थे, मतलब अंतर जातीय विवाह पर प्रतिबंध था। ये अभी भी है, ये चीज़ अभी भी देखने को मिलती है कि जो एक कास्ट है वो अपनी ही कास्ट में मैरिज करती है, अदर कास्ट में जो इंटर कास्ट मैरिज है उसको सोसाइटी वैलिडिटी नहीं दे रही है। सोसाइटी बोलती है कि ये गलत है। संविधान ने तो उसको मान्यता दे दी है लेकिन सोसाइटी ने उसको मान्यता नहीं दी हुई है। तो विवाह के नियम बना दिए गए, तुम अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हो, अदर कास्ट में विवाह करना मान्य नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ क्यों की गई थी? तो इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है कि रक्त की शुद्धता बनी रहे। मतलब ऐसा माना जाता है कि एक जाति के लोगों का रक्त एक जैसा होता है, तो वो रक्त की शुद्धता लोगों में बनी रहे, इस वजह से इंटरकास्ट मैरिज को रोका गया। अब खैर संविधान ने तो इस चीज़ को नकार दिया है, बट अभी भी देखने को ये चीज़ मिलती है। छठा प्रकार की जो विशेषता है वो है व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध, कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना मनचाहा व्यवसाय नहीं कर सकते। पहले से ही जाति के द्वारा निर्धारित कर दिया गया। जैसे आप कुम्हार में हो तो आप बर्तन बनाने का कार्य ही करोगे, मिट्टी के बर्तन बनाओगे। आप लोहार हो तो आप लोहे से संबंधित कार्य करोगे। आप सुनार हो तो आप सोने से संबंधित कार्य करोगे। आप ब्राह्मण हो तो आप पूजा पाठ करवाओगे। आप ठाकुर हो तो आप समाज की रक्षा से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, शासन प्रशासन वगैरह, इनमें भाग लोगे। तो ये पहले से ही निर्धारित कर दिया गया। आप व्यवसाय का चयन अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। वैसे अब तो नहीं है ये चीज़, लेकिन जो जाति है वो निर्धारित करती है, अपना व्यवसाय निर्धारित करती है। तो जाति की 6 विशेषताएं इन्होंने बताई। समाज का विभाजन करती है, लोगों को ऊंच नीच के क्रम में बांटती है, कुछ लोगों को विशेषाधिकार और योग्यताएं दी जाती हैं, और सहवास और खान पान पर प्रतिबंध होता है, अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध होता है, व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध होता है। तो ये 6 विशेषताओं के आधार पर इन्होंने जाति को बताया।
फिर उन्होंने जो ग्राम्य नगर क्षेत्र जो मैंने अभी समझाया कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि ना तो पूर्णतः ग्रामीण है और ना ही पूर्णतः नगरीय है, एक तरीके का संक्रमणकालीन क्षेत्र, इधर गांव है इधर नगर है, इन दोनों की विशेषताओं को कॉमन करते हुए जो बीच का क्षेत्र है इसको ग्राम्य नगर क्षेत्र कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने, और उसी को इंडिया में लागू करा, मतलब जो इंडिया के अध्ययन में लागू करा घुरिये ने। तो सबसे पहले दिया था रेडफील्ड ने, भारतीय समाज में लागू किया जीएस घुरिये ने। तो इन्होंने कहा कि ये जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं, क्योंकि ना तो ये पूर्णतः शहरी है ना तो पूर्णतः ग्रामीण है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर इन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू माना। देखिए ये जो विचार है ये इन्होंने वेरियर एल्विन के अगेंस्ट जा कर के कहा था। जो वेरियर एल्विन थे तो उन्होंने जनजातियों को कहा था कि उनके लिए एक अलग राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाए। तो इन्होंने कहा कि जो जनजातियां हैं वो अलग नहीं हैं, हिंदू समाज से अलग नहीं है, हिंदू समाज का ही भाग है, बस उससे थोड़ा सा पिछड़ गई हैं। मतलब जैसे दो भाई हों, दो भाइयों में कोई एक आगे निकल जाए एक पीछे रह जाए, तो वैसे ही जनजातियां हिंदू समाज का ही एक भाग हैं, लेकिन हिंदू समाज से थोड़ा सा पिछड़ गई हैं। तो इन्होंने कहा कि ये पिछड़े हिंदू हैं और इनको बिल्कुल अलग नहीं करना है, नहीं तो समाज से ही कट जाएंगे, तो बिल्कुल अलग नहीं करना है, बल्कि इनमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी है। इनमें अंतर क्या है? तो उन्होंने कहा कि जातियां और जनजातियां, यानी कि हिंदू समाज और जनजातियों में जो मेन डिफरेंस है वो है भाषा का। उनकी भाषा पिछड़ गई और इस वजह से जो उनकी संस्कृति सभ्यता है वो भी थोड़ी सी पीछे रह गई। तो भाषा का अंतर मुख्य रूप से है। तो ये जनजातियों के समावेशन के पक्ष में थे। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन जनजातियों के समावेशन के पक्ष में था? तो वो जीएस घुरिये थे, जो कि जनजातियों को एकीकृत करना चाहते थे, मतलब समाहित करना चाहते थे भारतीय समाज में। और वेरियर एल्विन थे जो कि पृथक करना चाहते थे। तो इन्होंने पृथकता का विरोध किया और कहा कि जनजातियों को समाहित करिए, हिंदू समाज में एकीकृत करिए। तो ये था इनका मेन। बाकी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे साधुओं के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और बहुत सारी चीज़ें सौंदर्य शास्त्र के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो काफ़ी सारा इनका वृहद लेखन रहा है, विस्तृत लेखन रहा है इनका। लेकिन जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है वो चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी आपको अगर वन लाइनर कुछ भी मिलता है इनसे रिलेटेड तो नीचे जगह छोड़ दिया करिए थोड़ी सी, कुछ भी वन लाइनर मिल गया तुरंत फटाक से नोट कर लिए। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।